नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। आज इस वीडियो में हम ग्राम सेवक भर्ती 2020 के लिए इसका जो पहले जो प्रश्न पत्र आया था 2016 में जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। एकदम डिटेल में देखेंगे पूरे क्वेश्चन को, ताकि अगर आपकी जो नई एग्जाम होने वाली है इस भर्ती के लिए तो उसमें भी कोई क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूट ना पाए। और साथ ही साथ इसमें जो कुल प्रश्न आए थे वो 120 थे और समय दिया गया था आपको 2 घंटे। और इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा, आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिलेंगे इस परीक्षा से जुड़े। और आपका जो सिलेबस है वो आप किस तरीके से देख सकते हैं, जो जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, उससे भी आप अपनी तैयारी को जो है बूस्ट कर सकते हैं। और सिलेबस और पेपर दोनों डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। तो सबसे पहला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो दायित्व निर्वहन किया जाता है वो किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन है। अब इससे जुड़ा एक और फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिए कि राज्यपाल के पद की व्यवस्था जो है कौन से आर्टिकल नंबर में की गई है। तो एक अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद नंबर 153, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है। और कारण दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो इसमें जो आपका कौन सा जो कथन और जो कारक है वो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो है ए तो सही है बिल्कुल, क्योंकि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए ये आर गलत है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 154 ये सुमेलित है। राज्य की कार्यपालक शक्तियां जो है, तो क्या ये सही है? तो एकदम सही है। दूसरा है आपका अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी एकदम सही है। और फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं अनुच्छेद 163, जो कि आपका राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है। अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं हैं वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो वो है आपका 157। वो आपका अनुच्छेद कौन सा है? 157, ना कि 156। तो राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं जो दी गई है वो अनुच्छेद 157 में दी गई है, याद रखिएगा। और ये जो आपका अनुच्छेद 156 है वो राज्यपाल की पदावधि के लिए होता है, पदावधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये आपके ऊपर ये दिए गए हैं स्टेटमेंट, तो इनमें से कौन कौन सा सही है वो आपको बताना है राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में। तो पहला पढ़िए, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल गलत है। 213 में नहीं दिया गया है। ये जो किया गया है वो 214 से लेकर के 231 के बीच के जो आर्टिकल है उसमें किया गया है। तो ये आपका गलत है, 213 नहीं होगा। अगर 213 की हम बात करें तो वो है आपका जो राज्यपाल है उसकी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसको बताता है आपका अनुच्छेद 213। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका सही हो गया है। और नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख रिट्स जारी करने का अधिकार होता है, तो एकदम सही है। चौथा है आपका, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है वो का गठन किया जा सकता है, तो EIB आपका जो सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और पहला जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। तो राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेही होती है किसके लिए? राज्य विधानसभा के प्रति। तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर है। ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो आपने देखा कि राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऊपर है आपका, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट सहायता से पद सोपानी क्रम उच्च स्तर से निम्न स्तर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपके
पद दिए गए हैं, पोस्ट दी गई है आपको, ऊपर से नीचे की ओर इनकी पोस्ट को जो है बताना है, सीक्वेंस किस तरीके से होगा। तो इनमें से अगर देखें सचिव, तो सचिव जो है सबसे उच्चतर पद पर हम रखेंगे। अब दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पर हम कहेंगे विशिष्ट सचिव। फिर अगर तीसरे नंबर पे कोई आएंगे तो वो होंगे आपके उप सचिव। फिर चौथे नंबर पे आएंगे आपके सहायक सचिव। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाता है पहला, तीसरा, दूसरा, फिर चौथा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। तो सचिव, विशिष्ट सचिव, फिर है आपका उप सचिव और फिर है आपका सहायक सचिव। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नहीं है इनमें से। तो राजस्व एकत्रीकरण होता है, कानून व्यवस्था का रखरखाव भी होता है, भू दस्तावेजों का रखरखाव होता है, आयकर का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये किस डिपार्टमेंट में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री में होता है ये। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इनके कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है। थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है इनमें से। तो बलवंत राय मेहता समिति जो संबंधित है वो है आपकी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित, और इसका गठन जो है सरकार द्वारा जो किया गया था, तो वो किया गया था आपके 1957 में किया गया था, 16 जनवरी 1957 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इनमें से कौन से जो अनुच्छेद हैं, तो वो है आपके 243 से 243 ओ तक के। तो थर्ड ऑप्शन। और ये 73वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था, ये याद रखिएगा। और ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था किस तरह की व्यवस्था है, तो ये है आपकी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो ये व्यवस्था है। तो फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका समय 5 वर्ष का होता है, तो एकदम सही है। दूसरा है इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। तो क्या ऐसा, ये बिल्कुल गलत है, मुख्यमंत्री ने इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो ये गलत हो गया है आपका। तीसरा है इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो हाँ, तो आपके एमएलए का जो निर्वाचन किया जाता है, इलेक्शन होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसमें जनता खुद जाकर अपने जो प्रत्यक्षी होता है उसको वोट करती है। और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा गलत है, बाकी जो है वो सही है इसके लिए। तो अब आपका जो ऑप्शन बचा है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ उसमें सही है, तो तीसरा ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट है, तो अब आपके जो उस टाइम के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो स्टार्ट हो गए हैं। तो उसमें करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था। तो ये मिला था आपको कबड्डी की में मिला था। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे। तो यह थे रिपब्लिकन पार्टी के थे। सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया। तो यह आया था 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया था। थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है। जीएसटी की फुल फॉर्म यहाँ पर ऊपर दी गई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो कौन होते हैं इनमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वित्त मंत्री, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। तो पर्वत के प्रकार दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से संबंधित ये प्रश्न आपके। तो पहला है आपका युवा वलित, सेकंड आपका प्राचीन वलित, और थर्ड आपका ज्वालामुखी, और है फिर आपका भ्रंश खंड।
तो उनको सुमेलित करना है आपके कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपका युवा वलित जो है वो आपका पाया जाता है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट पर, और प्राचीन वलित जो है आपके वो पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट पर। सेकंड जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। और आपका ज्वालामुखी जो है वो आपके परिप्रशांत पेटी में, और जो भ्रंश खंड है वो आपके उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट पर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ये आपका कोड जो बता रहा है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सूची एक को सूची दूसरी से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। पर्वत शिखर दिए गए हैं, महाद्वीप दिए गए हैं। तो किलिमंजारो आपके कहाँ पर है, ये है आपकी अफ्रीका में। और विंसन मैसिफ है वो आपका कहाँ पर है, विंसन मैसिफ कहाँ पर है, तो ये है आपका अंटार्कटिका में। माउंट कोसिस्को कहाँ पर है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और एकांकागुआ है दक्षिण अमेरिका में। तो इस तरह मिलाने पर जो आपका कोड बनता है वह है आपका फोर्थ ऑप्शन में जो राइट आंसर दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 17th क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल के आरोही क्रम में विश्व के महासागरों या सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है। तो 5 जो आपके महासागर हैं उनमें से, तो इनका जो सही क्रम होगा वो होगा अवरोही बताना है इसमें से, मतलब जो बड़े से छोटे की ओर जाना है अवरोही क्रम में। तो अटलांटिक, फिर आपका हिंद, आर्कटिक, और फिर आपका दक्षिण चीन। तो ये आपके महासागर है, लेकिन साथ में सागर भी दिए गए हैं। तो इसलिए हो जाएगा अटलांटिक, हिंद महासागर, फिर होगा आपका आर्कटिक, फिर हो जाएगा आपका दक्षिण चीन। तो ये आपका हो जाएगा अवरोही क्रम सागरों को लेकर के। तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विवरण दिया गया है, स्थान दिया गया है। तो विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, और दूसरे में आपको स्थान जो दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है। तो आर्द्रतम स्थान है आपका मॉन्सिनराम, ठीक है। तो ये आपका विश्व का आर्द्रतम स्थान है, और जो कि आपका कहाँ पर है, मेघालय में। विश्व का शुष्कतम स्थान इसमें से आर्द्रतम भूमि पारिस्थितिक स्थल दिया गया है, राज्य दिया गया है। तो भोज कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, सेकंड ऑप्शन। चंद्रताल आपका हिमाचल प्रदेश में है। स्लर आपका जम्मू कश्मीर में है। रुद्रसागर आपका त्रिपुरा में है। तो इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोड जो दिया गया है। नेक्स्ट आपका भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी। तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो इनमें से जो विधि होगी आप पोज करके पढ़ सकते हैं। तो मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्त्रीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी शस्य किस्मों का प्रयोग जो है आपके लिए श्रेष्ठतम होगा। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। तो ये है आपके दक्षिण पश्चिम में। और कपास की खेती किस तरह की मिट्टी में की जाती है, तो वह आपकी काली मिट्टी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण है। तो मूल कारण क्या है, तो वो है अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है, सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो जल्दी से आपको पोज करके पढ़ लेना है ऑप्शंस को, क्योंकि तो इसका जो दिया गया है सेकंड ऑप्शन, इसमें जो है पश्चिमी रेतीले मैदान जो है वो 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जो कि एकदम सही है। और बाकी का जो बचा है वो आपका रेगिस्तानी प्रदेश तो है ही। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है थर्ड ऑप्शन, संसाधन दृष्टि से राजस्थान की भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रादीप पठार का हिस्सा है। थर्ड ऑप्शन भी सही है इसमें। और अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो एकदम सही है। और जहाँ पर हाड़ौती पठार के बारे में दिया गया है पश्चिम उत्तर, जो कि गलत है। अगर हम है इस तरीके से माने कि आपका ये राजस्थान है, तो ये पश्चिम उत्तर ना होकर के इस तरफ है, तो ये आपका दक्षिण पूर्व मान सकते हैं आप इसकी स्थिति को, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो डिलीट हो गया था, क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन था। नेक्स्ट है, मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं, जलवायु प्रदेश दिया गया है। तो ये आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो राजस्थान जी के संबंधित क्वेश्चन है, तो राजस्थान से रिलेटेड है। हालांकि इसमें आपके भूगोल के प्रश्न आएंगे और बाकी आपके जीके में जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं सभी को कंबाइन करके पूछा गया है। तो इसमें जो आपका एडी सोल्स है वो कहाँ पर जलवायु प्रदेश इसके लिए कौन सा हो जाएगा। तो एडिसोल्स जो है आपकी शुष्क और अर्धशुष्क मृदा है। जैसे अगर हम बात करें जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है या फिर रेगिस्तानी स्थान है, उसको क्या उसमें जो मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय, उसको कहते हैं एरिडिसोल्स। और इस तरह ये वाली मृदा है वो ही आपकी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि आपका रेगिस्तानी प्रदेश ही का क्षेत्र ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा भी राजस्थान में एरिडिसोल से होती है। और नेक्स्ट आपकी है इंसेप्टिसोल, तो ये आपकी पाई जाती है अर्धशुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में। और फिर है आपका अल्फीसोल्स, अल्फीसोल्स आपकी जो पाई जाती है उपाद्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में। वर्टिसोल्स पाई जाती है आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है जिसमें कूट एकदम सही सुमेलित दिए गए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इनमें से जो आपका कूट सही है वो आप बताएंगे जल्दी से। तो हो जाएगा आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है इसमें। जैसे सेकंड है, राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, तो एकदम सही है। दूसरा है, राज्य में सर्वाधिक संरक्षित वन 12 व करौली में पाए जाते हैं, ये अकॉर्डिंग टू 2011 की बात हो रही है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीय वन बीकानेर गंगानगर में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, जो कि गलत है, अगर आपको प्रॉपर डेटा भी नहीं पता होता तो भी आप इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें आरक्षित वन जो है इसमें जो है ज़्यादा दिए गए हैं, जबकि ये गलत है। वैसे अगर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, तो अगर आरक्षित वन की अगर हम बात करें तो वो है आपका, अभी के लिए आप डेटा याद रख सकते हैं 38.11%। और फिर अगर आप प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो आपका हो जाएगा वो तो राजस्थान की जो रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट के लिए कौन कौन सी दी गई है। तो रिजर्व्ड के लिए 38.11%, प्रोटेक्टेड के लिए है 55.64% और अनक्लास्ड के लिए है आपके 6.25%। तो उसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो यह सूखे का कारण प्रारंभ होती है,
तो ये एक सटीक नहीं कह सकते हैं। दूसरा है ये हृदय स्थल से प्रारंभ प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ प्रसारित होती है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ अतिचारण, अतिदहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है, जो कि एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व एवं सूखे से पीड़ित हुए हैं? तो ये हुए थे आपके 2002 से 3 के बीच। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो राज्य में वर्तमान 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है, तो ये सही है। दूसरा है आपका, राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी की आई है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है इसमें। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है, राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड का है, जो कि गलत है। फोर्थ ऑप्शन भी आपका इसमें गलत दिया गया है। राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है, जो कि गलत है। तो उसमें जो केवल 2 ही जो कथन दिए गए थे वो सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्रों में बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो वह है आपके बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंड और श्रीमाधोपुर। सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। तो पहला जो है वो सही है, राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11.27% पाया जाता है 2012 की जनगणना के अनुसार। दूसरा है, 2007 से 2012 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन जो है, वर्ष 2007 से 2012 में गधों एवं खच्चरों की संख्या में वृद्धि हुई थी, तो ये कथन गलत है। फोर्थ ऑप्शन, वर्ष 2007 से 2012 में ऊँटों की संख्या में का ह्रास हुआ है, ये भी सही है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अगर बात करें तो गलत कथन है, कथन हम बात तो वो है आपका तीसरा ऑप्शन, ये गलत है। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा जो परिवर्तन है वो सही है? तो पहला ही जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी के जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21 से घटकर 13.5% रह गया है। और दूसरा भी आपका सही है, तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया है। कपास, गवार, गन्ना, फल, सब्जी, मसाले, चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। तो इसके लिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कोड जो सही दिए गए हैं वो आपके फोर्थ ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, तो इसमें आपकी लिफ्ट नहर दी गई है, लाभान्वित जिले दिए गए हैं। और वैसे लिफ्ट नहरों से संबंधित एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर आप देख सकेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अब तक जितने भी लिफ्ट नहर से संबंधित प्रश्न आए हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसके जो आपका अगर हम बात करें, जो जयनारायण व्यास है वो आपको पानी देती है जोधपुर और जैसलमेर को। चौधरी कुंभाराम देती है हनुमानगढ़ और चूरू को। पन्नालाल बारूपाल देती है बीकानेर और नागौर को। और डॉक्टर करनी सिंह जो देती है वो देती है जोधपुर और बीकानेर को। तो इसके लिए जो ऑप्शन इन कोड के अकॉर्डिंग वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कूट का सही प्रयोग करके। खनिज दिए गए हैं, खनन क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें जो है
पन्ना जो आपके पाया जाएगा वो पाया जाएगा टिक्की गढ़बोर में, तांबड़ा राजमहल बागेश्वर में, मैग्नीज लीलवाणी कालाकूटा में और तांबा आपका कोहलन भगोनी में। तो ये तीनों जो चारों ही है वो सुमिलित है। तो थर्ड ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में अलवर राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा है, कौन से कथन जो है सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो कोड दिया गया है फर्स्ट वो सही है, इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ही राइट होंगे। राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के बीच के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। और फोर्थ आपका राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। 38 नंबर का क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है सूची एक को सूची दूसरी से सुमेलित करना है। तो राजस्थान की जनजातियां दी गई है, प्रमुख आवास क्षेत्र दिए गए हैं। तो सहरिया वो 12 में पाई जाती है, सहरिया 12 और कोटा में पाई जाएगी। और गरासिया जो है वो आपकी पाई जाती है उदयपुर और सिरोही में। और डामोर आपकी पाई जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और मीणा जो पाई जाती है जयपुर और दौसा में। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है वो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है वो है आपके फोर्थ ऑप्शन में। तो पहला ही केवल संबंधित है जो कि आपका संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना है जो कि संबंधित है, बाकी तीनों जो है इनसे संबंधित नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? तो जिसका राइट आंसर है वो है 33 लाख। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा या फिर कौन से तथ्य जो है सही है? तो वह आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार है और शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है। तो इसमें जो आपका 42 में जो पहला और दूसरा है वो ही सही है, बाकी गलत है। तो इसके लिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपके दूसरे ऑप्शन में है। नेक्स्ट राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए? तो ये शामिल किए गए थे, पहला एक था आपका IRDP कार्यक्रम और आपका ट्राइसेम कार्यक्रम। और दूसरा आपका शामिल किया गया था DWCRA और आपका सीतरा। और थर्ड ऑप्शन में भी आपको शामिल किया गया था GKY और MWS जो कि आपका गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआं स्कीम। और फोर्थ ऑप्शन जो है जवाहर रोजगार योजना शामिल नहीं की गई थी। तो इसके लिए जो थर्ड ऑप्शन जो है उसमें कोड सही दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए हैं? तो 1.51 करोड़ आके गए हैं। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकरण निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? तो केवल पहला सही नहीं है, बाकी के सही है। तो उसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप पोज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो ये हुआ था सातवाहन काल में हुआ था अमरावती स्तूप का निर्माण।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1873 ईस्वी में बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो बरहुत स्तूप है ये आपका। तो इसकी खोज जो की गई थी वो की गई थी आपके कनिंघम द्वारा। सेकंड ऑप्शन, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ चूरू में, दानचंद चोपड़ा। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था? हुसैन शाह ने कराया था। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो इसको कहते हैं तलाक। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अलग अलग परीक्षाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा प्रताप सिंह। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो यह है आपकी मालवी की। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने की थी। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में हुई थी। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बम नृत्य जो है वो है अलवर भरतपुर का है। ये आपका क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी कुछ कह सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था। बालिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो इजी क्वेश्चन है ये। तो ये है आपके गोगा जी, गोगा जी। नेक्स्ट है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो ये है आपकी जिलानी माता। राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो आपका मोलेला गांव है तो इनमें से जो ऑप्शन है ये बिल्कुल भी नहीं दिए गए थे, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो ये जो आपका संबंधित है वो आपका मृत शिल्प से संबंधित है, मिट्टी से बने शिल्प से। और जो आपका मोलेला गांव है वो आपके कौन से जिले में है? राजसमंद में है। नेक्स्ट है राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? तो वह है आपका वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो ये पहनती है महिलाएं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री। चंदू जी का गधा तथा सॉरी बल्याभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसको बलिया फिर बिलिया दोनों ही कहते हैं। तो ये आपके हाथों में पहने जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो इसमें आप सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर मैं पोज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं सीधा इसका आंसर टिक करने वाली हूँ। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका सतीश, विशाल, तरुण, पारुल और प्रकाश राजेंद्र, ये इसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट आपका तो इसमें कूट में आपका कौन सा आंसर जो दिया जाएगा? तो 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका थर्ड ऑप्शन। 68 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड ऑप्शन। 69 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसमें से? ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है 70 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्व। और एक 71 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8.9% की वृद्धि। यदि 72 के लिए जो आपका आंसर होगा वो है आपका
फोर्थ ऑप्शन 73 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 600। 74 के लिए होगा दूसरा ऑप्शन 20। और 75 के लिए जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 76 के लिए होगा HWG। 77 क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट का आपका राइट आंसर होगा 8,000 रुपये। नेक्स्ट का आपका होगा 16,000। ये 81वां क्वेश्चन और 82वां क्वेश्चन दोनों ही आपके डिलीट कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बेमेल, इनमें से बेमेल शब्द क्या है बतावें। तो बेमेल बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फैज अहमद जो है आपका, इसका जो बेमेल है इनमें से वो हो जाएगा। तो ये इसलिए था क्योंकि फैज नहीं था अकबर के नवरत्नों में से, वो उसका नाम था फैजी था। ठीक है, क्योंकि ये आपके अकबर के नवरत्नों के नाम है, तो इनमें से जो ये है वो एक सॉरी फैज अहमद जो है आपका डी ऑप्शन में वो आपका गलत दिया गया है, उनका नाम था फैजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन 4 ही होगा इसमें से। इसके लिए आपका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। दस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 3854 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है आपका सेकंड ऑप्शन। एटी नाइन्थ क्वेश्चन के लिए है आपका 11.322%। नेक्स्ट में जो आंसर होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन 5.10.9। अब आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये आपकी टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। अगर आपको बेसिक भी, अगर आपको प्रॉब्लम आती है बेसिक सीखने में भी टेंस में, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से समझाया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपकी फॉर्म्स को लेकर के वो आपको फिल करने हैं। तो व्हेन आई, तो जब मैंने खोला, क्या खोला इसमें, द डोर, तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रही है। तो ओपन नहीं लिखेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में जो होता है, पास्ट सिंपल टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसके लिए हम ओपन यूज़ करेंगे। तो इसमें हो जाएगा ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो व्हेन आई ओपन द डोर आई डैश, तो डैश में हमें क्या देखा है, जब हमने यहाँ पर पास्ट सिंपल यूज़ किया है तो नेक्स्ट में भी हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल ही यूज़ करेंगे। तो मैंने देखा, उस समय वो मैंने देखा अ मैन ऑन हिज नीज, वह अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है। ही डैश लिसन टू आवर कॉन्वर्जेशन एंड आई वंडर हाउ मच ही हर्ट। तो उसमें तो मैंने देखा कि उसने कितना क्या सुना होगा। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसको किस तरीके से हम फील करेंगे, तो वह बैठा हुआ था, मैंने देखा एक आदमी बैठा हुआ है, एंड ही हैड बीन लिसनिंग, और वह उनकी बातें जो है सुन रहा था। तो ही हैड बीन लिसनिंग हम यहाँ पर फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर पास्ट की हम बात करेंगे, इसलिए हम ये जो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसकी फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे आई सो यहाँ पर आ जाएगा, और ही हैड बीन लिसनिंग टू आवर कन्वर्जेशन एंड आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। वंडर नहीं लिखेंगे, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे तो उसका ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म बना देंगे, हाउ मच ही हर्ड, तो उसने कितना सुना। तो इसके हियर के लिए जो सुनना है उसने, तो हियर को हम हर्ड कर देंगे। ठीक है, तो उसने कितना सुना, ही हैड हर्ड, सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं, इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे, उसने कितना सुना होगा। इस तरीके से कितना सुन चुका है वो अब तक, क्योंकि वो घुटनों के बल बैठा हुआ था, उसने देखा। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका एक्टिव वॉइस दिया गया है, आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना होगा। तो यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। तो इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे तो आपको जो स्काई स्क्रैपर को कहेंगे हम गगनचुंबी, ठीक है, गगनचुंबी इमारत जो है आपकी, तो आपको इस गगनचुंबी इमारत को नीचे खींचना होगा क्योंकि इसने आपके जो नगर नियम के नियम है उनको पालन नहीं किया है। तो पुल डाउन को हम खींचना कहते हैं, लेकिन कोई इमारत को खींच नहीं सकते, तो नीचे गिराना होगा, ठीक है। तो नीचे गिराना होगा इस गगनचुंबी इमारत को क्योंकि इसने उसको बनाते समय नगर निगम के नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो क्या नीचे गिराना होगा या फिर किसको नीचे गिराना होगा, तो उसके लिए जो आंसर आता है वो आपका ये आएगा, दिस स्काई स्क्रैपर, जो आपकी गगनचुंबी इमारत है, तो इसको गिराना होगा। तो इसके लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर मिल गया है, इसको आपको सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना होगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो उन चारों ऑप्शन में ही दिस स्काई स्क्रैपर लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, विल हैव अगर यहाँ पर यूज़ किया गया है तो आप नेक्स्ट इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अगर इसमें विल हैव अगर यूज़ कर लिया गया है तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा विल हैव टू बी पुल। तो पुल अगर है तो उसके लिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो थर्ड फॉर्म तो हमें यूज़ करनी होगी, तो हम यूज़ करेंगे विल हैव टू बी पुल्ड। तो ये यहाँ पर कहाँ यूज़ हुआ कि यहाँ पर हैज़ यूज़ हुआ है, तो हम इसको हटा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर शुड यूज़ हुआ है, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर विल बी पुल्ड हुआ है और यहाँ पर ही केवल लिखा गया है कि विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट डायरेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट में आपको उसको चेंज करना होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं आई विल सेल द टीवी सेट इफ़ यू कीप क्वेरलिंग, मतलब अगर लड़ाई झगड़ा करते रहे अबाउट द प्रोग्राम, अगर तुम किसी प्रोग्राम को देखने के लिए से लड़ाई करते रहे तो मैं इस टीवी को बेच दूंगी। और सेट दियर मदर, उनकी माँ ने कहा, तो नो डोंट डू दैट वी विल नेवर क्वारल सेट द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन ने फिर क्या कहा, नहीं ऐसा मत करना, हम कभी अब नहीं लड़ेंगे। तो इसको आप किस तरीके से चेंज करेंगे, पहले तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले स्टेटमेंट कौन बोल रहा है, तो उनकी माँ बोल रही है, तो उनसे स्टार्ट करना होगा। तो ये माँ ने क्या किया है, माँ ने एक तरह की धमकी दी है, तो यहाँ पर डियर मदर सेड नहीं करेंगे हम, ये गलत हो गया। टोल्ड भी नहीं करेंगे, ये आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में थ्रेटन सही यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा इनमें से सही ऑप्शन है, बाकी और क्लू क्या हो सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थ्रेटन टू सेल द टीवी सेट इफ दे केप्ट टू क्वारलिंग अबाउट द प्रोग्राम। तो उसमें एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी होगी, अगर कोई भी सेंटेंस अगर इसमें होता है प्रेजेंट सिंपल में अगर है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो पास्ट सिंपल में हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और अगर हम बात करें पास्ट सिंपल में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस है वो ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जो है टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, उसके बाद ही आप जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जैसे ये आपका जो था किसमें हम बात करें तो इफ़ यू कीप, तो ये किसमें दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल में। तो अगर यहाँ पर अगर उपयोग किया गया है इफ दे केप्ट, तो ये क्या है, आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है पास्ट सिंपल में, तो यहाँ तक ये सही है। और बाकी जो ये क्वेलिंग अबाउट द प्रोग्राम, तो यहाँ तक एकदम सही है। बाकी हम देखते हैं कि तो बाकी उसके बाद बच्चों ने क्या कहा, तो द चिल्ड्रन बेग्ड हर नॉट टू डू। तो ये जो आपका यहाँ पर चूज़ किया गया है वो इसलिए किया गया है कि यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम उसको चेंज करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, नोट टू डू दैट अश्योरिंग हर दैट दे विड नेवर क्वेरल। तो इसके लिए जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आपको इस पर यूज़ करना है आर्टिकल्स, किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो ही सेड एज अ मैटर ऑफ, तो मैटर के साथ आप यूज़ करेंगे, और सॉरी इसमें जहाँ पर भी है तो इन सभी ऑप्शन में से पहला
कह सकते हैं, तो इसमें ही दिया गया है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो सकता है। बाकी भी हम देख सकते हैं, ही सेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही सीधा हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ हम यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल। देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन डैश, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द लास्ट हाउस, तो लास्ट के पहले हम क्या यूज़ कर देंगे, द यूज़ कर देंगे। फिर उसके बाद है आपका आई विजिटेड एंड मिस्टर बीन्स द ऑनर ऑफ द हाउस एंड ब्रंट इन द फेस, तो इसके लिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ प्रपोजिशंस, तो प्रपोजिशन आपको यूज़ करना है इसमें। तो मिस्टेक के पहले हम क्या लगा सकते हैं, बाई मिस्टेक, ठीक है, बाई मिस्टेक हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो बाकी ऑप्शन बचे हैं उनको हम कट कर देते हैं, तो उसमें बाई जो है केवल 2 ऑप्शन में ही दिया गया है, आई ओपनड स्लाइवियाज लेटर इंस्टेड, तो सिल्वियाज लेटर, जैसे ही मैंने सिल्विया का जो है लेटर खोला, इंस्टेड के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑफ, इंस्टेड के बाद हम ऑफ यूज़ करते हैं, तो दोनों में ऑफ दिया गया है। ऑफ माई ऑन सी वॉज वेरी एंग्री, तो अगर एंग्री अगर किसी इंसान के साथ होते हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विद यूज़ करते हैं, ठीक है। एंग्री विद मी एंड सेड दैट आई हैड डन इट डैश पर्पस, तो इसके लिए जो सॉरी डन इट ऑन पर्पस, तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑन, तो इसके लिए जो फोर्थ ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में हम ऑन यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, तो एकदम सही है। दूसरा है नाइदर मिस्टर वाई नॉर मिस्टर जेड हैज़ एनी राइट टू द प्रॉपर्टी, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है द शिप्स क्रू वॉज अ मिक्सड ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द शिप अराइव्ड इन पार्ट द क्रू वॉज टेकन, तो वॉज टेकन यहाँ पर गलत है। अगर हमने पहले पास्ट सिंपल यूज़ किया है तो अभी हम आगे क्या यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर हेड आना चाहिए था, तो इसके लिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका इनकरेक्ट है, इसके लिए तो आपका राइट आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका, तो चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड्स इन ऑर्डर, तो मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि, प्रतिलेखन को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे हम मुद्रास्फीति को, इंक्रीमेंट कहेंगे वेतन वृद्धि को, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे हम प्रतिलेखन को, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनोनिम्स ऑफ वर्ड जनरस इज, उदार के लिए, जनरस का मतलब होता है उदार, तो इसके लिए आपका जो सिनोनिम क्या हो सकते हैं पर्यायवाची इस शब्द के इन ऑप्शंस में से, तो ये हो जाएगा आपका लिबरल, बॉन्टीफुल और मैग्निमेनस, तो लिबरल, बॉन्टीफुल और मैग्नेनिमस, ये तीनों ही जो है आपका जनरस के सिनोनिम्स है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें, मैग्नेनिमस। नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिसएंथ्रोपिस्ट, तो मिसएंथ्रोपिस्ट जो कि आपकी मानव जाति से नफरत करने वाला है, उसके लिए क्या होगा, एंटोनिम क्या कहेंगे हम, तो इसके लिए हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, जो कि आपकी मनुष्य से जो प्रेम करता है उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। फिल जो आपकी एक रूट वर्ड है वो प्रेम करने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर सब्सिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर, तो ऑर्डर में इसको प्लेस करना है आपको इनमें से। तो फियर ऑफ कन्फाइन
कन्फाइंड स्पेसेस, तो कई जो आपके स्थान हैं उनसे अगर आपको कुछ डर वगैरह लगता है, तो कुछ आपके कन्फाइंड स्पेस जैसे कहें सीमित या फिर परिबद्ध जो आपके स्थान हैं उनसे अगर डर लगता है तो उसको क्या कहेंगे, क्लोस्ट्रोफोबिया। और दूसरा आपका जो डर है वो किस तरीके का है, तो वो संबंधित है पर्सन हु हैज़ एन इरेस्टिबल डिज़ायर टू स्टील, जिसको बहुत ज़्यादा एक चोरी के प्रति इच्छा होती है और चुराना बहुत अच्छा लगता है, तो वो उस तरह के इंसान को हम क्या कहेंगे, क्लेप्टोमेनियक। सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी होती है, तो वो होती है कैश मेमोरी। आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है, सॉरी इसमें चार ऑप्शन दिख रहे, तो कौन से जो तो इसमें एस्केप जो की है आपकी, एस्केप की जो है से आपके प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं। ESC जिसको बोलते हैं हम, शॉर्टकट कमांड फॉर अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर, तो सेंटर में लाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं Ctrl+E। और मल्टीमीडिया कंटेंट्स, मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है, तो ऑडियो वीडियो दोनों आते हैं, थर्ड ऑप्शन। DNS स्टैंड्स फॉर, DNS की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपके डोमेन नेम सिस्टम। 1 KB इज इक्वल टू, तो 1 KB में किसके बराबर है इनमें से, तो ये आपकी 8000 बिट्स के बराबर होगी। एक निबल किसके इक्वल है, तुल्य है, तो एक निबल जो है आपकी 4 बिट के तुल्य है। भंडारण स्टोरेज की उच्चतम क्षमता क्या है, तो उच्चतम है आपकी योटाबाइट। मॉडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है, BPS में। ISDN का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब आपके हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो पहला आपको सभी शब्द जो पर्यायवाची है वो आपको बताने हैं, तो इसमें धनुर्धर से संबंधित जैसे धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानेत, ये सभी आपके पर्यायवाची समूह हैं। नेक्स्ट है किस समूह में यण संधि रहित शब्द हैं, तो यण संधि रहित शब्द जो आपको मिलेंगे वो आपको थर्ड ऑप्शन में मिलेंगे, पितृनुमति, यद्यपि, षडानन, तो ये आपके यण संधि रहित शब्द हैं। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, तो है छठी का राजा, जो इसका अर्थ कठिन परिश्रम करने वाला नहीं होता। सेकंड ऑप्शन जो पैंदे के बल बैठना, इसका मतलब है पराभव मानना, छाती उमड़ाना, इसका जो है आपका हो जाएगा प्रेम या करुणा से गदगद होना। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है, तो वो हो जाएगा अनिवार्य। अनिवार्य के लिए आपका हो जाएगा अनिवार्य, एकाग्रचित के ने अन्यमनस्क, और फिर आपका अनुलोम को प्रतिलोम, तो फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो सभी उपसर्ग सहित थे, तो इसलिए ये जो प्रश्न था वो डिलीट हो गया था। किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है, तो घृतान, छाया तरु, पर्णशाला, चंद्रमुख, ये सारे आप भी आपके जो कर्मधारय समास के हैं। लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है, तो वह आपका घर ही के मर्द है डरपोक आदमी। नेक्स्ट आपका अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म वाला विकल्प है इनमें से, तो हालांकि ये भी आपका जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया था, सभी ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर निकल के नहीं आया था। नेक्स्ट है शुद्ध स्थापन शब्द नहीं है, तो वह आपका एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन आत्मकथा कहलाता है, जो कि गलत है।
अप्रत्यक्ष निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं घेरा, छापा, उतारा, झटका। तो ये था आपका पूरा जो ग्राम सेवक का पेपर, और साथ में इसको कहेंगे सुपरिटेंडेंट का पेपर भी साथ में ही था, जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है। तो 3 शायद एग्जाम का एक साथ कंबाइंड होकर एक ही पेपर लगाता है ये। तो पेपर सॉल्व करने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से कौन कौन सब्जेक्ट से क्या आपके क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आपको सिलेबस से रिलेटेड भी एक अलग से वीडियो जल्दी मिल जाएगा, जो कि आपका 2016 में जो सिलेबस दिया गया था। बाकी आप किसकी नई एग्जाम के लिए सिलेबस जल्द ही जारी और कर दिया जाएगा। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। बाकी जो राजस्थान जीके के जो स्पेशल वीडियोज़ हैं, स्पेशली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में जितना भी जीके आपका आया है, सभी प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी एक साथ मैंने काफ़ी जो एक प्लेलिस्ट है उसमें काफ़ी सारे वीडियोस अटैच कर रखे हैं, तो उनको भी आप सभी को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।